नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। आपके सवालों को, आपकी आवाज को मंच देने वाला ये कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। आज भी रोज की तरह दो बड़े मुद्दे आपके सामने हैं। देश में दादरी कांड हुआ, विपक्ष ने कहा प्रधानमंत्री ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। बीफ पर जमकर सियासी बवाल मचा, लोगों ने कहा पीएम क्यों चुप है। पाकिस्तानी गायक गुलाम अली का शो बीजेपी की सहयोगी शिवसेना की वजह से मुंबई में रद्द हो गया, तो फिर विरोधियों ने कहा पीएम अब तो बोलो। आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी पर शिवसैनिकों ने कसूरी की वजह से स्याही डाल दी। विपक्ष ने कहा कब मौन तोड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में अपना मौन तोड़ा। वो दादरी कांड पर भी बोले और गुलाम अली कांड पर भी, लेकिन साथ ही विपक्ष को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर क्यों किया पीएम ने ऐसा? राजनीति कौन कर रहा है, विपक्ष या सत्ता पक्ष? तमाम बड़े सवालों पर अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, मोदी, दादरी और दुख। हम दादरी जैसी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इस तरह के मुद्दों का केंद्र से कोई संबंध नहीं है और ये कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं। हम गुलाम अली जैसी घटनाओं का समर्थन नहीं करते। बीजेपी हमेशा से छद्म धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ रही है। विपक्ष हमेशा ध्रुवीकरण की सियासत करने की कोशिश करता है क्योंकि वो अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह देखते हैं। दादरी हत्याकांड के कई दिनों बाद आखिरकार पीएम मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने दादरी कांड की कड़े शब्दों में निंदा की, साथ ही विपक्ष पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया। जाहिर है विपक्ष ने पीएम पर एकजुट होकर पलटवार किया। तो मुझे लगता है कि ये राज भी हुआ पोजीशन स्टेज की ये बात सच है, मगर केंद्र सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नजरअंदाज नहीं करती। चुप्पी क्या छोड़ा है, क्या चुप्पी छोड़ा? मैंने तुमको मार दें, हम पीट दें और सॉरी कहें, ये कोई तरीका है? यही नहीं, पीएम मोदी की चुप्पी तोड़ने को बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने अलग ही ट्विस्ट दे दिया। अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, जिस नरेंद्र मोदी जी की पहचान विश्व में गोधरा और अहमदाबाद की वजह से हुई थी और उसी वजह से हम मोदी जी को आदर भी करते हैं, तो सहयोगी भी पीएम के लिए कड़वे बोल निकाल रहे हैं। हम तो पूछेंगे, क्या विपक्ष पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का पीएम मोदी का आरोप सही है? तो हम तो पूछेंगे का सवाल एक बार फिर जरा ध्यान से सुनिए कि क्या विपक्ष पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रधानमंत्री मोदी का आरोप सही है? हाँ के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर Y और ना के लिए टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर N। अपनी राय 51818 पर SMS करके हमको बताएं। इसके अलावा #HTP और #PM ब्रेक्स साइलेंस के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आप अपनी राय और सवाल हम तक पहुंचाइए। इस कार्यक्रम में उनको जगह देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब परिचय आज के मेहमानों का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर रीटा बहुगुणा जोशी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव राय साहब, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब फोन लाइन पर हैं और जाने माने साहित्यकार गणेश देवी जी भी फोन लाइन पर जुड़ेंगे और साथ में लेखक प्रोफेसर चमन लाल हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त। आप सबका स्वागत है। 45 सेकंड का हम ओपनिंग बजर राउंड करेंगे जिसमें किसी को भी एक दूसरे के बीच में इंटरवीन करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने ओपनिंग रिमार्क्स कहने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन 45 सेकंड में। एक बार जब सब 45 सेकंड बोल लेंगे उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे अगले 15 से 17 मिनट तक। शुरुआत करना चाहूंगा प्रोफेसर चमन लाल सर, मैं आपके साथ। आप उन लेखकों में से हैं जिन्होंने अपने अवार्ड को लौटाया है। आपकी प्रधानमंत्री के साथ शिकायत थी, आज प्रधानमंत्री ने दुख जताया है दादरी पर भी और गुलाम अली वाले एपिसोड पर भी। क्या अगले 45 सेकंड में आप ये समझा सकते हैं क्या आपका तकलीफ, आपका दर्द, आपकी शिकायत प्रधानमंत्री मोदी से दूर हुई कि नहीं और क्यों? देखिए 45 सेकंड में तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से ना मैंने कोई डायरेक्ट संवाद किया है, ना मुझे कोई उसकी ज़रूरत है।
क्योंकि एक पूरे देश का माहौल जिस तरीके से बिगाड़ा गया है और पिछले खास से 1 साल 1.5 साल से जो कुछ हो रहा है, विभिन्न जगहों पे विभिन्न कोनों से, खुद प्रधानमंत्री की पार्टी की दूसरी पार्टी साथियों से जो कुछ शिवसेना ने किया है वहाँ पे, वो उसका काम, शिवसेना का काम जो IS कर रही है वहाँ पे इराक में, उससे कम नहीं है। खाली एक छुरा ही बाकी था, वो जितेंद्र कुलकर्णी का छुरी से भी गल काट सकते थे। माने उसका और उसका क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। एक आज से बढ़ के, आज से 5 साल बाद ये भी कर सकते हैं। माने जो काम बीजेपी करती रही है वो शिवसेना उसे। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपके 45 सेकंड पूरे हुए, मैं आगे बढ़ता हूं, इस डिबेट को फिर ओपन करना है, उसके बाद आगे चल के रीटा बहुगुणा जोशी, प्रधानमंत्री के आज के भाषण के, आज के इंटरव्यू के बाद जिसमें उन्होंने दुख जताया है दोनों घटनाओं पर, कांग्रेस पार्टी क्या इससे संतुष्ट नहीं हुई है और क्यों? देखिए, अर्थहीन भी है, महत्वहीन भी है। 14 दिन तक पूरा मीडिया देश का, विश्व में अपना विचार रखता रहा, इनको कटघरे में खड़ा करता रहा सरकार को, मोदी जी को। 15 दिनों तक, हमारे 15 दिनों में हमारे देश के 30 के करीब बहुत ही प्रख्यात हमारे लिटरेरी फिगर्स ने, साहित्यकारों ने अपने अकेडमी, जो साहित्य अकादमी अवार्ड्स को वापस किया। इसी तरह से पूरे देश में हिंसा के ऊपर लोगों का रोष जगा। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छवि को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत को अपना व्यक्तित्व दर्शाते हैं, इस दबाव में और बिहार के चुनाव को देखते हुए, बंगाल को देखते हुए और उत्तर प्रदेश को देखते हुए उनको लगा हिंसा काफी हो गई। ठीक है, 45 सेकंड हुए रीटा जी, मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद के आप नेता हैं, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा इस सवालों से, इन दोनों सवालों से भिन्न है। शिवसेना ने आज प्रधानमंत्री मोदी को गोधरा की घटना के साथ जोड़ा और कहा कि हम तो नरेंद्र मोदी को हीरो मानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान आया है। दो व्यक्तित्व को उन्होंने अलग करने की कोशिश की। आप तो हिंदूवादी पार्टी हैं, तमाम हिंदूवादी नेताओं ने बयान दिया है, चाहे वो साक्षी महाराज जैसे लोग हो, चाहे वो संगीत सोम जैसे लोग हो। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है आपसे, क्या आप शिवसेना के बयान को मंजूरी देते हैं आज जो कुछ संजय राउत साहब ने कहा? विनोद बंसल, विनोद बंसल हमारे साथ नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा। राजीव राय, आपके लिए सवाल दूसरा है और संबित पात्र में आखिर में आपके पास आता हूं क्योंकि आपको सबके जवाब देने हैं। राजीव राय, और क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री को जिससे विपक्ष संतुष्ट हो जाए? सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी करेंगे कब? ये इतिहास रहा है बीजेपी का, सत्ता पक्ष का, प्रधानमंत्री जी का। पहले उनके आशीर्वाद और संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता और मंत्री उल्टे सीधे बयान देते हैं, देश का माहौल ख़राब करते हैं, उल्टी सीधे हरकतें करते हैं। जब माहौल ख़राब करके पोलराइज कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री जी स्टेट्समैन की तरह आकर एक बयान दे देते हैं, जबकि जो भी डैमेज होना होता है वो हो चुका होता है। सवाल ये नहीं है अब कि प्रधानमंत्री जी कहते क्या हैं, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी करते क्या हैं। कल उनके एक सांसद ने कहा कि एक बड़ी छोटी घटना है और आज प्रधानमंत्री जी दुख जता रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी कम से कम उस सांसद से पूछेंगे कि इसे छोटी घटना कैसे मानते हो? जो मंत्री और सांसद बयान दिए हैं, क्या उनसे सवाल करेंगे? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी की आदत बन गई है। ठीक है, 45 सेकंड, आप एक्शन चाहते हैं, बयानबाजी नहीं चाहते हैं। विनोद बंसल मेरे साथ जुड़ गए। विनोद बंसल, आपको आवाज आ रही है? जी। संजय राउत के आज के बयान को आपकी विश्व हिंदू परिषद कैसे देखती है, जहां वो गोधरा की घटना के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम जोड़ते हैं और उनके इंटरव्यू पर, उनके दुख पर अफसोस जताती है शिवसेना? विनोद बंसल। नहीं, देखिए, किसी राजनीतिक टिप्पणी पर मैं और टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सुमित जी, एक बड़ी विडंबना है इस देश की कि देश के अंदर आज जो है, हेलो, बोलिए, आप लाइव हैं। हाँ, देश के अंदर एक ऐसी फौज तैयार हो रही है सोकॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स की, जो याकूब की फांसी के लिए विरोध में खड़े हो जाते हैं, पाक की वफादारी के लिए आगे आ जाते हैं, और जो भारत का बदनाम करने के लिए किसी भी सीमा तक जाना हो वहां तक वो जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। आज ऐसे सभी लोगों की मंशा पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जो कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से लेकर के उनके पेट में वो जो दर्द है बार बार उबाल ही लेता है। ऐसे सभी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो विनोद बंसल, 45 सेकंड हो गए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपके जवाब का मतलब ये समझ रहा हूं कि बीजेपी ने जो काम करने दिया मुंबई में शिवसेना को,
आपकी हमदर्दी शिव सैनिकों के साथ है, ना कि देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ। मैं आगे बढ़ता हूं। संबित पात्रा, जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री क्यों विपक्ष पर छद्म धर्मनिरपेक्षता का आरोप लगाते हैं? खुद प्रधानमंत्री का बयान इतने दिनों के बाद आया, विपक्ष संतुष्ट अब भी नहीं है। नहीं, जो असंतुष्ट हैं शुरू से ही आजन्म जो असंतुष्ट हैं वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जहां तक कांग्रेस और उनके तथाकथित स्टूजेस का सवाल है, उनके एजेंट्स का सवाल है, वो संतुष्ट तभी होते हैं जब वो सत्ता पे काबिज होते हैं और वहां धन दौलत जो है करप्शन के माध्यम से बनाते हैं। जब वो सत्ताच्युत हो जाते हैं तो जल बिन मछली वाली हालत और असंतुष्ट हो जाते हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट वाले केस में अपना वर्डिक्ट रखा है वो सबका पर्दाफाश करता है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, संजीव भट्ट, तीस्ता सितलवाड़, कुछ एनजीओ, ये सब मिलकर प्रधानमंत्री के नाम को, अमित शाह जी के नाम को मलाइन कर रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लताड़ के इनको दिखा दिया है। यही अब दादरी केस में भी हो रहा है, जब इनको पैसा मारने को नहीं मिल रहा है। 45 सेकंड हो गए, लेकिन यू कैन कंटिन्यू संबित, बिकॉज आपको चारों की बात का जवाब देना है। संबित, यू कैन कंटिन्यू। देखिए, मैं बिल्कुल धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कल जो संजीव भट्ट का जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में आया है, 2002 से अभी तक हिंदुस्तान के, मैं प्रॉमिस करता हूं कल शाम हम फिर इस डिबेट पर पानी पी मैं संजीव भट्ट पर कल चर्चा करूंगा संबित, लेकिन आज प्रधानमंत्री के इंटरव्यू और प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के ऊपर विपक्ष की असंतुष्टता, उस पर हम डिबेट कर रहे हैं। जी, क्या चर्चा कर रहे हैं? मैं आऊंगा। दादी के बारे में देखिए, असंतुष्टता का तो ये आलम है कि प्रधानमंत्री, एक सेकंड, प्रधानमंत्री अगर उसी दिन बोलते तो भी असंतुष्ट रहते, ये अगर अभी बोल रहे हैं तो भी असंतुष्ट हैं। 8 तारीख को भी बोला था तब भी असंतुष्ट। नहीं, आप एक्शन ले लीजिए ना। मैं समाप्त कर देता हूं चारों की बातों का। साहित्यकार महोदय, एक सेकंड सुनिए, मैं चमनलाल जी को कुछ कहना चाहता हूं, मैं चमनलाल जी को कुछ कहना चाहता हूं, ये सुन लीजिए। अगर आप संगीत सोम, अगर आप अपने नेताओं महेश शर्मा पर रोक लगा दें, उनके खिलाफ एक्शन ले लें, तो शायद ये लोग ज्यादा संतुष्ट दिखाई देंगे। संबित, देखिए, मैं तो ये उत्तर भी दूंगा, मगर मैं अभी प्रोफेसर साहब को, आपने पूछा था जिन्होंने अपना अवार्ड वापस किया, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार और ये सरकार आईएएस से कम नहीं है, ये 5 साल बाद गर्दन भी काट रही होंगी। आप बताइए, मुझे तो देखिए, मुझे कष्ट हो रहा है ये कहने में, मुझे लग रहा है अच्छा हुआ आपने ये पारितोषिक वापस कर दिया। अगर ये सोच आपका हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के लिए था तो मुझे पता नहीं आपको ये पुरस्कार किसने दिया था और क्यों दिया था। क्योंकि देखिए, आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को आईएएस से कंपेयर कर रहे हैं। मैं रीता बहुगुणा जोशी और राजीव जी से पूछना चाहूंगा, क्या वो सहमत है हिंदुस्तान के सरकार के ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है? बोलिए रीटा जी। धन्यवाद करता हूं कि आपने इस पुरस्कार को वापस कर दिया। आप अधिकारी नहीं हैं इस पुरस्कार के। मैं रीटा जी का जवाब लेता हूं प्रोफेसर साहब के पास। रीटा इस देश ने मोदी जी को इलेक्ट किया था, महंगाई कम होगी, रोजगार आएगा, काला धन वापस आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, विनिवेश आएगा। महंगाई, रोजगार बाद में आएगा। आईएएस वाले विषय पे बोलिए पहले। परिवार को, फ्रिंज ग्रुप्स को खूब छूट दिए हुए हैं। तो आईएएस हो गई, जिसको चाहो मार दो, तो जिसको चाहो गिरा दो, जिसको चाहे गाली दे दो। कोई कह रहा तलवार बांटूंगा, कोई कह रहा कत्ल हो गया, ठीक हो गया। किसको मार दिया? किसको मार दिया? रीता जी, किसको मार दिया, किसको गिरा दिया, बताइए। ये टीवी चैनल पे बैठ के अनर्गल नहीं बोलिए। किसको मार दिया, किसको गिरा दिया, ये बोलिए। आप डेमोक्रेसी को लज्जित कर रहे हैं। मैं बहुत होशियार हूं। झूठे लोगों को पकड़ना और उनसे सच बताना ये मेरा कर्तव्य है प्रवक्ता के नाते। किसको मार दिया और किसको गिरा दिया, बताइए। किसको मार दिया? को मध्य में लाकर आप समाज को बाहर की सरकार है। उन विषयों संबित पात्रा, रीटा बहुगुणा जोशी, एक मिनट। प्रोफेसर चमनलाल, प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल ये सीधा सा आपसे है। आपने बहुत गंभीर एलिगेशन लगाया और बीजेपी ने उसको स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया है, बोलिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं संबित महापात्रा की बात के संदर्भ में, मैंने हिंदुस्तान की सरकार को आईएएस के बराबर नहीं तुलना की। मैंने शिवसेना के उस एक्ट को आईएएस के पहला कदम बताया है कि शिवसेना आज जो मुंह काला करती है, कल वो गले पे छुरी भी चला सकती है। तो ये इनकी ही सहयोगी पार्टी है और वो विचारधारा ऐसी है जिसके बीच दोनों में ही कल ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज की सरकार पर, लेकिन प्रोफेसर साहब ये बात का जवाब दीजिए, इस सरकार को देश ने चुना है, मेजॉरिटी के साथ सरकार है। प्रोफेसर साहब, संबित पात्रा, एक मिनट संबित,
प्रोफेसर साहब, संबित एक मिनट, संबित रखा है आपने, क्या संबित कहा एक है? मिनट, आपने संबित बीजेपी एक मिनट, का नाम संबित भी एक लिया है मिनट, उसमें। संबित एक मिनट, लेट मैं आप ही का काम कर रहा हूं। प्रोफेसर जी, साहब, जी। ये सवाल सीधा सा है, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मेजोरिटी के साथ है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है उस पार्टी का, और सबको पता था कि ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है चुनाव जीतने पर। उसके बावजूद भी उस पार्टी की सरकार, जो पार्टी जीतती है, सरकार प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर आज आप ये क्यों कहते हैं कि शिवसेना और बीजेपी लगभग एक जैसे हैं और कल जाकर सर भी कलम कर सकते हैं लोगों का? नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रवृत्ति होती है, अगर आप उस प्रवृत्ति को रोकते नहीं है, वो प्रवृत्ति ऐसी है कि बहुत लंबे समय से एक प्रवृत्ति ऐसी आ रही है कि जो भी कोई आलोचनात्मक रवैया अपनाता है, उस आलोचनात्मक रवैये को आप बर्दाश्त नहीं करते जब तक आप इनके विचारों का समर्थन ना करें। मेरे एक दो चीजों का जवाब दीजिए। आप हर कोशिश करते हैं, खासतौर पे कर्नाटक में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पे सहयोगी साहब की हत्या की गई और इनकी सहयोगी पार्टी ने यह काम किया है। मेरी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं। इनको ये सोचना चाहिए। क्या दादरी में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पे घटना घटी, जिस सरकार को नहीं रोकना चाहिए था? बीजेपी के लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं। कर्नाटक में जहां कलबर्गी साहब की हत्या हुई, वहां क्या कांग्रेस की सरकार नहीं है? जी बिल्कुल सही बात है। इस मामले में मैं पूरी व्यवस्था को दोषी मानता हूं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। पूरे देश में एक माहौल ऐसा बनाया गया है, जो बीजेपी की सरकार में भी कुछ हो सकता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कुछ हो सकता है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी। तो आप ये बोलिए, कुछ हो सकता है। आप ये बोलिए कि आप व्यवस्था के खिलाफ परेशान होकर अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री से दुखी नहीं है की भावना। प्रोफेसर साहब, आप ये कहिए ना कि आप व्यवस्था से नाराज होकर पुरस्कार लौटा रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी से भी नाराज हैं, आप कांग्रेस से भी नाराज हैं। आप कहिए इस बात को। आप सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को निशाना क्यों बना रहे थे? मैं कह रहा हूं कि मैं पूरी व्यवस्था में जो इस वक्त माहौल बना, चाहे किसी भी राज्य में हो, चाहे कहीं भी हो, वो पूरा माहौल खराब है। पंडित नेहरू के जमाने में ये सब नहीं होता था, आज हो रहा है। आप बताइए, पंडित नेहरू के जमाने से तुलना कीजिए। पंडित नेहरू के जमाने में ये सब होता था क्या? विनोद बंसल जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात की बात है। देश गर्त की ओर जा रहा है। देश में दंगे हो सकते हैं, देश में कुछ भी हो सकता है। नहीं, मुझे ये बताइए, 84 के जब दंगे हुए थे तब कितने लोगों ने पुरस्कार वापस किया था? आखिरकार जब लाखों हिंदुओं को कश्मीर घाटी से पलायन करके उनको महिलाओं की छाती काट करके उनको वापस भेज दिया गया, और उनको अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज तक किसी ने कोई पुरस्कार वापस किया क्या? मुझे ये बताइए कि आखिरकार जब 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग कोई आगे आए क्या? जिनको आप मुझे बताइए, जितने सारे भारत के अंदर दंगे हुए जिसमें लाखों की संख्या में हिंदू मारे गए, विभाजन की त्रासदी को झेला, उस समय आप लोग कहां थे? प्रोफेसर साहब, आखिरकार ये इंटेलेक्चुअल फोरम जो है आजकल भारत को बदनाम करने की साजिश के तहत ये क्यों काम कर रहा है? मुझे बताइए कि जब भी कोई पाकिस्तानी कश्मीरी आता है उसके लिए सब पलक खड़े हो जाते हैं। एक मिनट प्रोफेसर साहब, ये भी फैक्ट है, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, लोकसभा चुनाव के पहले का वक्त था, तब से बीते 2 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार से सैकड़ों साहित्यकारों ने अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स लिए हैं। 4 लाख रुपए से 50,000 रुपए तक के अवार्ड। तब उसके बाद तो किसी ने मना नहीं किया कि हम ये अवार्ड नहीं लेंगे। आज क्यों? आज क्यों? जबकि आजम खान के ऊपर सीधे सीधे आरोप है कि उन्होंने पुलिस को इंस्टिगेट किया था। कोई गलत बयानबाजी स्टूडियो में नहीं। आपने रिपोर्ट पढ़ा नहीं, गलत बयानबाजी नहीं, आप गलत बयानबाजी नहीं कर सकते। टीवी चैनल पर बैठकर आप गलत बयानबाजी नहीं कर सकते। कहीं नहीं तो आप आरोप लगा देंगे, आप आरोप लगा देंगे। सीधा किसने उसकी जांच हुई है, अभी असेंबली में रखा जाएगा। अब जब असेंबली में रखा जाएगा, आप जज को उठाएंगे, आप जज को उठाएंगे, आप चैनल पर बैठकर कुछ भी बोल देंगे। आप चैनल पर बैठकर कुछ भी बोल देंगे। जज जांच कमेटी ने, भाई मुझे बताइए, जस्टिस ने उसको जांच किया है। नहीं कमेटी भैया देखो, मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि इसको विधानसभा में रखा जाएगा। आप आजम खान पर आरोप लगा देंगे। राजीव राय, संबित महापात्रा के सवाल का जवाब मुझे देना है। सुनीता जी, संबित एक सवाल किया तो जवाब करना। राजीव राय सर, एक मिनट संबित पात्रा, इस बात का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री दुख तो जताते हैं, रीटा जी मैं आता हूं, लेकिन अपने एक भी मंत्री के खिलाफ, एक भी नेता के खिलाफ, एक भी सांसद के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या आपकी पार्टी के नेता संगीत सोम हो, साध्वी प्राची हो,
साक्षी महाराज हो, महेश शर्मा हो, क्या ये नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल में नहीं है? क्या ये स्वयंभू हो चुके हैं? आप देखिए सुमित जी, दादरी में जो घटना हुई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक क्रूर हत्या है, वो हत्या एक लॉ एंड ऑर्डर, एक क्रिमिनलिटी कंपोनेंट के साथ हुई है। वो क्रिमिनल एक्ट है, उसको कम्युनल किया गया है। और ये क्रिमिनल एक्ट किसने किया? क्योंकि समाजवादी पार्टी की कम्युनल किसने किया? पहला बयान कहां से आया था? नहीं, आप याद करेंगे पहला बयान कहां से आया था संबित जी? आप मेरे से कुछ सवाल भी कर रहे थे, उसको भी जवाब देने का मौका मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे मैं उत्तर बोलना पड़ रहा है। मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनिए। वहां क्रिमिनलिटी भी और कम्युनलिटी भी आप ही ने किया, आप ही की सरकार है। वहां जो मेरी सरकार है, मेरी सरकार है। बयानबाजी आप करेंगे, आग आप लगाएंगे, आग आप लगाएंगे और आपके सांसद कब आगे? छोटी घटना है, छोटी घटना है। एक आपके सांसद जिसको आपके प्रधानमंत्री घटना समझ रहे हैं। संबित पात्रा, आपके अध्यक्ष ने कहा कि संगीत सोम को वहां नहीं जाना चाहिए था और ये कह के उन्होंने बात खत्म कर दी। संगीत सोम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती आपकी पार्टी? कभी नहीं कार्रवाई करेंगे, इनका मोटस ऑपरेंडी यही रहा है। एक मिनट राजीव जी, मैं आपसे ही पूछूंगा, आपके लिए बहुत सवाल है मेरे पास। देखिए, अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। देखिए, मैं जो पूछा आपने बिल्कुल ठीक। अमित जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि किसी प्रकार से भी जब एक इंसिडेंट हुआ है जिसका कम्युनल रंग निकल के आना राजनीतिक पार्टी कर रहे हैं, वैसे में संगीत सोम जी नहीं जाते तो बेहतर होता। संगीत सोम जी वहां गए थे, कार्रवाई क्यों नहीं की गई संगीत सोम के खिलाफ? ये एक अलग विषय है। संगीत सोम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों शोकॉज नहीं दिया गया? क्या उन्होंने वहां क्या उन्होंने वहां कोई भड़काऊ बयान? बिल्कुल दिया, क्या वहां बिल्कुल दिया, भड़काऊ बयान दिया? बिल्कुल दिया। वहां जाना ही नहीं चाहिए था। ये तो बिल्कुल सही बात है, अध्यक्ष जी ने इसको स्पष्टीकरण दी, वहां स्पष्टीकरण किया। मगर मेरा इतना ही मानना है कि आखिरकार ये घटना हुआ क्यों? कानून व्यवस्था तो इनके सरकार के पास है। वो दुर्घटना जो एक हत्या के साथ हुई वहां पे, जवाब दीजिए राजीव राव, इनके इंटेलिजेंस का उसके बाद संबित जी, चित भी मेरी पट भी मेरी का खेल बंद कर दीजिए। देश ने बहुत सुन लिया आप लोगों का बोलना, और आप देश की अपेक्षा यह है कि जिसको सुनकर देश का सत्ता चलाने के लिए भेजा है उससे कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। आपके मंत्री जाएंगे, भड़काएंगे, आपके सांसद उल्टे सीधे बयान देंगे, आपके अध्यक्ष जी कुछ बोल देंगे, आपके प्रधानमंत्री जी कुछ बोल देंगे, तो और आपके आजम खान और आपके आजम खान, मेरे आजम खान ने क्या किया? आजम खान ने इनकी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करी। आजम खान ने यही बोला है, आजम खान रोज बयान देते रहे कि दंगे करवाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। दंगे कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग साबित हो चुका है। हमारे आजम खान की बात करें, हमारे नेताजी ने कहा कि 3 लोगों का नाम, संयुक्त राष्ट्र जा रहे थे, देश को तोड़ने की साजिश कर रहे थे। उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया। उसके बारे में जो हम उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पार्टी में मुख्यमंत्री और नेताजी के मैं वही कह रहा हूं कि अगर संगीत सोम को पनाह मिली हुई है तो आजम खान को भी पनाह मिली हुई है। रीटा बहुगुणा जोशी, एक लास्ट कमेंट में आपसे ले रहा हूं, यहाँ पे प्रोग्राम मुझे वाइंड अप भी करना है, डिबेट नंबर 2 में जाना है। आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी कब संतुष्ट होगी? देखिए, पिछले 2 साल में जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। 84 परिक्रमा, मुजफ्फरनगर, लव जिहाद, घर वापसी, संतों की परिक्रमा थी, उसको रोक कर और फिर उसके बाद दादरी, मुझे बताइए, जितने तरह पहले संत को भगवान याद आते हैं। हर बार चुनाव से पहले संत को भगवान याद आते हैं। नहीं, हर बार आप चुनाव हिंदू राष्ट्र इतने विषय, चलिए राजीव राय, विनोद बंसल, रीटा बहुगुणा, संबित पात्रा, प्रोफेसर चमन लाल, माफी के साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप सबका। प्रोफेसर गणेश देवी मेरे साथ नहीं जुड़ पाए लाइव पे, आप सबका शुक्रिया इस डिबेट नंबर 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री चुप थे तो सवालों के घेरे में थे, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ते हैं तो सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब वो चुप्पी तोड़ते हैं तो वो विपक्ष पर निशाना साधते हैं। छद में धर्मनिरपेक्षता करने का, सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देने का, कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि देश में राजनीति अभी भी दादरी कांड पर आगे और गरमाएगी जब तक कम से कम बिहार में चुनावी दौर चल रहा है। अब वक्त है आपके एसएमएस के जवाब बताने का। क्या विपक्ष पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का पीएम मोदी का आरोप सही है? हजारों की संख्या में एसएमएस मिले हैं। 89% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये कह रहा है हमारा कि प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया है विपक्ष पर छद्म धर्मनिरपेक्षता का, वो सही है। केवल 11% ऐसा नहीं मानते हैं।